गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो अपना अनवरत रूप से अपन केमिस्ट्री की क्लासें जो लगा रहे हैं उसके अंदर आज जो है वो अपन परमाणु की संरचना से रिलेटेड जो अपने दो पार्ट्स पहले भी हो रखे हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, उसके बाद में अपन जो है वो पार्ट थर्ड जो है वो आज ले रहे हैं मित्रों। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो अपन पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ले रहे हैं अपन। तो मित्रों आपको मैंने इससे पहले मॉडल पढ़ाए थे, आपको याद होगा मैंने जॉन डॉल्टन के बारे में आपको बताया था, उनकी थ्योरी के बारे में बताया, थॉमसन के बारे में मैंने आपको बताया और बहुत ही गहनता के साथ में मैंने जो है वो आपको रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। और उसके बाद में जैसे ही अपना पार्ट सेकंड जो चल रहा था उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उस रदरफोर्ड मॉडल के क्या प्रेक्षण थे, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले और क्या उनकी कमियां थी। यह अक्सर होता आया है कि जब भी कोई एक साइंटिस्ट काम करते हैं और उन साइंटिस्ट की जो कुछ कमियां रह जाती है तो उन कमियों को देखते हुए आने वाला जो फ्यूचर के अंदर साइंटिस्ट होते हैं वे उन कमियों पर काम करते हैं कि उन्होंने इस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो उस कमियों को देखते हुए इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि रदरफोर्ड जो मॉडल था उस उन्होंने और विशेष जो अपना प्रेक्षण किया था उस प्रेक्षण के ड्यूरिंग दो तीन एक ऐसी कमियां थी। जैसे एक तो रदरफोर्ड थे उनके द्वारा कहने का मतलब वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए थे। दूसरी जो खास बात ये थी कि वे परमाणु जो होता है, परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास था उस इलेक्ट्रॉन के विन्यास को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड के द्वारा जो अपना परमाणु का मॉडल दिया था इस परमाणु के मॉडल को क्लियर रूप से नहीं समझा पाए, लेकिन फिर भी जो आने वाले फ्यूचर टाइम के साइंटिस्ट थे उनके लिए एक मंच बनाया, एक कहने का मतलब आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया ताकि आने वाले जो साइंटिस्ट होंगे वो परमाणु के रिलेटेड कुछ काम कर सके। ठीक है मित्रों, तो आज अपन जो लेंगे वो लेंगे नील्स बोर का मॉडल। बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें मित्रों। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, मॉडल यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिरूप। तो ये है आज अपना नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है मित्रों, ये मॉडल वैसे अपने थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा और अपने रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा था। उन सबसे भी ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला मॉडल है क्योंकि इससे रिलेटेड कंपटीशन के एग्जाम में बहुत कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो ध्यान दें, नील्स बोर ने क्या किया, जो मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी उन मॉडल में सुधार किया और सुधार करके और अपने मॉडल को वापस उनको प्रतिपादित किया और मॉडल को समझाया। तो मैं रदरफोर्ड मॉडल्स की जो कमियां थी उनके अंदर नील्स बोर के द्वारा क्या सुधार किए गए उन बातों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो जरा ध्यान दें, पहला इनका क्या काम था। सबसे पहले इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में तो इतनी गहनता से तो जानकारी नहीं दे सके, लेकिन फिर भी परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ जानकारियां दी। और मैं खास ये बात भी कहना चाहूंगा कि नील्स बोर के द्वारा जो परमाणु का मॉडल दिया था वो मित्रों केवल और केवल हाइड्रोजन से रिलेटेड था। आप बोलोगे सर क्या ये बाकी वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए लागू नहीं होता था? नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने हाइड्रोजन के अलावा जिनका एटॉमिक नंबर जो हाई थे, जैसे कहने का मतलब एक के अलावा जितने भी सारे थे उन सब का जो स्पेक्ट्रम बनता है उन स्पेक्ट्रम के बारे में वे अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए थे। तो खास बात यह है इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के स्थायित्व को समझाया, परमाणु के स्थायित्व को, परमाणु के स्थायित्व को समझाया।
वो किसने समझाया मित्रों? नील्स बोर के द्वारा समझाया। ये बात अपने को याद रखनी है। तो परमाणु के स्थिति को समझाया। दूसरी खास बात क्या बताई मित्रों इन्होंने? वो बताई थी इन्होंने कक्षा के बारे में कि कक्षाएं क्या होती है, परमाणु की कक्षाएं क्या होती है, ऑर्बिट क्या है। इस ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी सी जानकारी दी, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने मित्रों क्या बताया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो अपनी ऊर्जा में किस प्रकार का अंतर आता है, उन्होंने ये भी बात बताई इन्होंने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऊर्जा के अवशोषण, ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन के बारे में बताया। ऊष्मा के अवशोषण व उत्सर्जन से बना स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी दी मित्रों, ठीक है। लेकिन मैं कह देता हूं, क्लियर कर देता हूं, उन्होंने हाइड्रोजन से रिलेटेड ही बताया था। ये बात अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देनी है। दूसरी जो खास बात मित्रों उन्होंने ये बताई थी कि परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी कौन सी पोजीशन लिए हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या वास्तव में राउंड करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात इन्होंने बताई। तो मैं आपको स्टार्ट से नील्स बोर के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उस मॉडल को मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये है अपना मॉडल। मान लीजिए इन्होंने इस मॉडल को इस तरीके से बताया, ये ठीक है, ये मॉडल इस तरीके से था। अब क्या हुआ मित्रों, हमें पता है, हमने वैसे रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा था, तो उसमें अपने को पता था कि इसके केंद्र में कौन होता है, वो होता है मित्रों नाभिक। कौन होता है? नाभिक होता है। तो ये इसके केंद्र में कौन है? नाभिक है। क्लियर है। और मित्रों जो इसके बाहर की ये ऑर्बिट होगी इस तरीके की, तो ये मित्रों क्या होती है? कक्षा है, ठीक है। तो ये नाभिक के बाहर की ये कक्षाएं होती है। अब मैं आपको बात क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं मित्रों? तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इनकी कक्षाओं में। कहां घूमते हैं? कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जो राउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, वो तो घूमते हैं कक्षा में, ठीक है। अब एक और आगे वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। तो कभी भी मित्रों कक्षक के अंदर और कक्षा में कंफ्यूजिंग मत करना, ठीक है। कक्षक एक वह जगह होती है, कक्षक एक वह जगह है या परमाणु का विभाग जो क्या करता है, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो ऐसी जगहों को तो अपन कक्षक कहेंगे। कक्षक को भी अपन पढ़ेंगे, इससे पहले अपन कक्षा पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो ये है परमाणु का नाभिक। नाभिक के बाहर की कक्षा है। मान लीजिए नाभिक के बाहर की पहली कक्षा है, इसको बोलेंगे के कक्षा। क्या बोलेंगे मित्रों? के, ठीक है। और ये नाभिक के बाद की दूसरी कक्षा है, यानी कि इसको के के बाद में क्या बोलते हैं मित्रों? एल। एल। क्लियर है। ये नाभिक, नाभिक के बाद में के, फिर एल। तो ये सारी क्या होती हैं? ये के, एल, एम, एन, ये सभी क्या है मित्रों? परमाणु के बाहर की कक्षाएं है। क्लियर है यहां तक? अब अपने को देखना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या अपनी कक्षा के अंदर ही रहते हैं या कक्षा में राउंड करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहर स्थित कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब मित्रों आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कोई भी एटम के बाहर की जो कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो राउंड करता है, तो क्या वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है? तो यह बहुत ही समझने वाली बात है। अक्सर ये कई एग्जाम्सों के अंदर पूछा गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, तो उसकी ऊर्जा में क्या हानि होगी
या ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी या कोई अंतर नहीं आएगा, उपरोक्त में से सभी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बात क्या हो रही है, तो कहने का मतलब है कि जब परमाणु के बाहर की जो कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी ऊर्जा में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना ऊर्जा का एक स्तर होता है। ऊर्जा का क्या होता है? एक स्तर होता है, और जब वो ऊर्जा स्तर के अंदर ही वो राउंड कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब ऊर्जा के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न ही ऊर्जा को वो त्यागेगा, कहने का मतलब। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन कक्षाओं के अंदर, जिस दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, उस कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, उन घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो जगह है, इस जगह को मित्रों क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन या तो कक्षाएं बोलेंगे या दूसरा तरीका इसका क्या होता है मित्रों? ऊर्जा स्तर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी परमाणु का ऊर्जा स्तर L के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन स्थित है और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो K के अंदर स्थित है, तो बताइए कि कौन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो इस बात को भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपके सामने क्लियर ये हो गया कि ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। तो वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं मित्रों? चक्कर लगाते हैं, वो आपके ऊर्जा स्तर होते हैं। जिन ऊर्जा स्तरों को अपन क्या करते हैं? K के द्वारा L, M, N इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है? या 1, 2, 3, 4 ये आपकी कक्षाओं के नंबर हो गए। तो ये तो क्या हो गया मित्रों? इस परमाणु की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आपकी कक्षाएं हो गई। क्लियर है? अपने को समझना है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ये सभी कॉम्पिटिटिव जो भी अपने ये प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उनके लिए कांस्टेबल के लिए है या जनरल साइंस जिस एग्जाम्स के अंदर आती है, उन सब के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न आपका मैं डायरेक्टली बोल के बता रहा हूं कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस टॉपिक को भी मैं अभी थोड़ी देर की बात में क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात है मित्रों कि यदि आपका कोई इलेक्ट्रॉन K कक्षा में है, कोई इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में मित्रों? K कक्षा में है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका है कहां पर मित्रों? M कक्षा में। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों कक्षाओं के अंदर से कौन सी कक्षा की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो समझना क्या है मित्रों? जितना ही नाभिक के वो पास में होगा, जितना नाभिक के कहां पर होगा मित्रों? पास में होगा, तो नाभिक का मान बढ़ने, जो एक्चुअली क्या होता है कि जब दूर जाता है कोई भी, ठीक है ना, जब कोई नाभिक से दूर जाएगा तो उसकी ऊर्जा में भी क्या होगी? उसकी ऊर्जा में मित्रों क्या होगी? तो उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी भाई? कक्षाओं का मान बढ़ेगा, तो कक्षाओं का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये है नाभिक इसका, ठीक है, और इस नाभिक के ये है पास वाला पहला, कहने का मतलब पहली कक्षा, और पहली कक्षा, और ये कौन सी है? दूसरी कक्षा। फिर आगे आगे तीसरी कक्षा। कहने का मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का मान जो होगा मित्रों वो क्या होगा? आगे जाएगा तो बढ़ेगा और यहाँ होगी तो मान घटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपका K कक्षक है उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होगी, उसके बाद में मित्रों M की आएगी, K के बाद में अपन कह सकते हैं इसमें L की आएगी, L के बाद में M की आएगी। इस तरीके से अपन एक सीक्वेंस बनाते हैं कि K की ऊर्जा सर्वाधिक यानी कि वो नाभिक के पास में होगा ऊर्जा सर्वाधिक, इसके बाद में L का नंबर आएगा, उसके बाद में M का आएगा। तो मेरे कहने का औचित्य ये है कि जैसे जैसे अपन N का मान बढ़ेगा, N का मान बढ़ेगा तो क्या होगा मित्रों? N का मान बढ़ने पर आपकी ऊर्जा जो होगी उस ऊर्जा के अंदर भी क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तो बहुत सारी कांस्टेबल, पटवारी के एग्जाम के अंदर, ग्राम सेवक के एग्जाम में ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है
कि k कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन m कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों कक्षाओं के अंदर से कौन से कक्षा की ऊर्जा सर्वाधिक होगी? तो मित्रों याद रखना है k कक्षा जो है वो तो आपका n का मान कितना है? केवल 1 है, और यहाँ n का मान कितना है मित्रों? 3 है। तो मैंने अभी बात कर दी क्लियर कि जब वो नाभिक से जितना पास में होगा ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और नाभिक से जितना दूर जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा कि k कक्षा की इलेक्ट्रॉन जो k कक्षा की ऊर्जा होगी वो कम है, बल्कि m कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। अभी मैं आपसे बात करूंगा, नील्स बोर ने एक बात बताई थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा के अंदर राउंड कर रहा है, इसी कक्षा के अंदर घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है, या हम कह सकते हैं इसको कि ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती है। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन जब मामला ये हो जाता है कि मान लीजिए इस कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन पलायन करता है और पलायन करके वो आगे वाले उच्च कक्षा में चले जाता है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से वो कहां जाता है मित्रों? वो जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी की आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर के वातावरण से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा, और जैसे ही उसको ऊर्जा मिलेगी तो उसके अंदर पावर आ जाएगी, और पावर आने की वजह से वो निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करेगा मित्रों? उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन पलायन करके चला जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को ध्यान देना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका है और वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है, मान लीजिए आपका फर्स्ट के कक्षा थी, उससे वो कहां चला गया? के बाद में एल में चला गया है। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है, क्लियर है? उसके बाद में क्या होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन वापिस ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऐसी स्थिति में वही इलेक्ट्रॉन जब वापिस आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, न कि अवशोषण, और वो जितनी आपकी उसके अंदर की ऊर्जा थी उस ऊर्जा को वो त्यागेगा, और त्यागेगा तो मित्रों क्या होगा? इसका उल्टा होगा। उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पलायन करके जाता है तो ऊर्जा के मान में किस प्रकार की वृद्धि होती है, कमी होती है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उपयुक्त सभी। तो आपको मित्रों याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और उस वहां पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ रही है। और जब वो वापिस उल्टा इसके ऑपोजिट क्या होगा कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा मित्रों, तो ऊर्जा का वो क्या करता है? उत्सर्जन करेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर उसकी ऊर्जा कम होगी। तो मैं आप सबका डाउट क्लियर कर देता हूं कि वो नाभिक के जितना पास में होगा ऊर्जा उतनी ही कम होगी, जैसे जैसे वो नाभिक से दूर चला जाएगा वैसे वैसे इसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी मित्रों? बढ़ती जाएगी। तो आपका यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूं एक और सिद्धांत, जो सिद्धांत है बोर-बरी नियम। आपने अक्सर सुना होगा बोर-बरी नियम। और बोर-बरी नियम में क्या है कि किसी भी परमाणु जो होता है उस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत से जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले मित्र हैं उन्होंने मुझे YouTube के जो आगे वाले वीडियो मैंने जो अपलोड किए थे उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि सर किसी भी परमाणु जो होता है उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वे सभी साथी अब इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे अपने माइंड को कि वास्तव में अभी जो पढ़ा रहे हैं या जो समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि बोर-बरी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इस नियम को मैं क्लियर कर देता हूं। बोर-बरी नियम, बोर-बरी नियम मित्रों, ये बोर-बरी नियम क्या कहता है अपने को कि किसी भी परमाणु होता है, मान लीजिए मैं परमाणु का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी
फर्स्ट कक्षा हो गई और ये इसकी सेकंड कक्षा हो गई। क्लियर है? तो ये आपका हो गया नाभिक। नाभिक के बाद में ये आपकी सेकंड कक्षा या फर्स्ट यानी कि के, और ये आपकी हो गई एल। अब आपको क्लियर करना है कि बोर-बरी नियम में क्या बताया जाता है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी जो आपका ये कक्षा है, ये सबसे बाहरी कक्षा है। यदि मित्रों इसके बाहर एक और कक्षा आ जाती तो ये बाहर वाली नहीं गिनी जाती, तो बाहर वाली ये गिनी जाती। क्लियर है? अब क्या होगा, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में बोर-बरी नियम के अनुसार मित्रों अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बिठा देना। एनसीईआरटी की बुक्सों के अंदर इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि परमाणु हमेशा किसी न किसी प्रकार से आपस में रिएक्शन करता रहता है, क्रिया करता रहता है। ये सब क्यों होता है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने सोडियम के टुकड़े को केरोसिन के तेल में डाल दिया, उसके अंदर आग लगना, ये सारे प्रोसेस क्यों होते हैं? यह सब प्रोसेस किस पे डिपेंड करते हैं? जो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से सारी घटनाएं होती है। ठीक है? या फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। ठीक है मित्रों, ये सोडियम का उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है मित्रों? 11 होता है। ठीक है? 11 नंबर पर आपका सोडियम आता है। ठीक है? ये वाला ये आपका एटॉमिक नंबर है। और जब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो मित्रों कितना आएगा? 281, यानी कि 2 आपकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 आपकी द्वितीय में आ जाएंगे, और एक जो है वो आपके थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपका कक्षा है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब बेचारा ये करेगा क्या सोडियम, कि सोडियम चाहता है कि इसका बाहरी कोष जो है वो पूरा भरा हुआ हो, क्योंकि तीसरे कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा आते हैं, बल्कि सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा सोडियम? 1 इलेक्ट्रॉन को मित्रों त्यागता है। इस वजह से तो आपने बहुत सी केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, बहुत सी किताबें देखी होगी कि Na और Na के ऊपर आपको प्लस लिखा हुआ मिलेगा, और इस Na के ऊपर प्लस लिखने का मतलब है इस सोडियम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है। ठीक है मित्रों? इसी तरीके से आपने क्लोरीन को पढ़ा होगा। क्लोरीन के ऊपर मित्रों क्या होता है? माइनस लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर आपको प्लस मिल रहा है, क्लोरीन जो है ये इसके ऊपर अपने को क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा था, और क्लोरीन ने क्या किया मित्रों? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो ग्रहण करेगा उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, और जो त्यागता है उसके आगे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है? तो इस बात को अभी मैं आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में समझाऊंगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब जिन किसी मित्रों का ये बोर-बरी सिद्धांत क्लियर नहीं हुआ है, तो यदि वो अपने माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर और मेरे से वो क्वेश्चन जरूर पूछ ले कि सर वास्तव में ये क्या होता है, और मुझे यकीन है कि सबका लगभग ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो दूसरा कंसेप्ट है अपना संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मित्रों वैलेंसी। संयोजकता शब्द संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बना है। संयोजकता शब्द किससे बना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्लियर कर दी ना बात थोड़ी देर पहले कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो याद रखना मित्रों ये कहां पर होंगे? परमाणु के सबसे बाहरी, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होंगे। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा जो होगी उसके अंदर कौन होंगे? उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे इलेक्ट्रॉन मित्रों क्या गिने जाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अपने माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इनका नाम आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखा? संयोजी का मतलब होता है मित्रों जुड़ना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी दूसरे परमाणु के साथ में जोड़ने का जो काम करेंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन करेंगे। फॉर द एग्जांपल ये आपका कोई परमाणु है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और एक और कक्षा बनी हुई है,
तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये आपकी कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है और बाकी वाले इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो आप सभी एक अच्छे तरीके से माइंड लगाइएगा कि सबसे पहले जब कोई भी परमाणु रिएक्शन करता है तो बताइए क्या इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बात या इसके रिएक्शन इसके बाकी वाले एटम के साथ करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर किसका लगेगा? पहली प्राथमिकता होती है कि सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वो ही किसी भी दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन करने में काम आते हैं। इसी वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या किसी के साथ में कॉम्बिनेशन करना या किसी के साथ में जुड़ने का जो काम करते हैं मित्रों, वो करते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि संयोजकता क्या है। ये तो क्लियर हो गया बेटा आपको कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दें, किसी भी परमाणु के द्वारा अपने सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो किसी दूसरे एटम को वो क्या करते हैं? देते हैं, या किसी दूसरे एटम से कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो किसी परमाणु के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन या लिए गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये देने और लेने का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं संयोजकता यानी कि वैलेंसी। और मित्रों, ये केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसी जो है वो बहुत ही कारगर चीज है। अक्सर पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखे जाते हैं, अपने को पूछ लिया तो अपन क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है मित्रों? ग्रहण करता है। मैं एग्जांपल देता हूं, 3-4 एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा अभी, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना। जैसे मित्रों मैंने लिखा मैग्नीशियम के ऊपर +2 लिखिए, क्लियर है? जैसे कि मैं लिख रहा हूं एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लिख रहा हूं, जैसा कि मैं लिख रहा हूं कॉपर के ऊपर +2 लिख रहा हूं, ठीक है? क्लोरीन के ऊपर मैं -1 लिख रहा हूं या माइनस लिख रहा हूं, ठीक है? सोडियम के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं? प्लस लिख रहा हूं, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं? एक बार प्लस लिख रहा हूं, एक बार माइनस लिख रहा हूं, प्लस लिख रहा हूं, माइनस का मतलब ये है मित्रों, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया वैलेंसी का, कि इसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष्ठ में 2 इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नीशियम चाहता था कि मैं क्या करूं, मेरे बाहरी कोष्ठ का जो इलेक्ट्रॉन है उनको त्याग लूं और त्यागने के बाद में मुझे क्या मिलेगा? एक अष्टक का विन्यास प्राप्त होगा। तो इस अष्टक के विन्यास को प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा गया। इस वजह से मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गए मित्रों? 2 आ गए प्लस के। अब इस कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करूंगा कि इसके ऊपर प्लस के 2 क्यों आए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है? और 10 रुपए मैंने किसी मेरे साथी को 10 रुपए उसको दे दिया। पहले मेरे जेब में 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए दे दिए। आप बताओ अब मेरे जेब में क्या रहेगा? बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं? फिर भी मैं धनी हूं और जिसको मैंने 10 रुपए दिए हैं वो ऋणी माना जाता है। उसके पास में भले ही 10 रुपए है, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं वहां पर क्या माना जाऊंगा? धनी माना जाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल, अपन बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपने को पैसे देती है, हमारे पास में जेब में पैसे हमेशा भरे हुए हैं और हम कहते हैं हमारे पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे नहीं है, हम क्या है? बैंक के ऋणी हैं। तो यहाँ मेरे कहने का औचित्य यह है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देता है तो देने वाला सदैव क्या माना जाता है? धनी माना जाता है, और ग्रहण करने वाला हमेशा क्या माना जाता है मित्रों? ऋणी माना जाता है, ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो विद्युत रूप से धनी है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो विद्युत रूप से क्या माना जाएगा? ऋणी माना जाएगा, ठीक है? तो ये बात अपनी क्लियर हो गई यहाँ पर। तो संयोजकता का कांसेप्ट जो था वो भी अपना क्लियर हो गया। अब मैं आपको 2 छोटी-छोटी बातें बताऊंगा जो आपके इस परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो और खास बात इसके साथ में ये भी है मित्रों कि ये जो जितने सारे प्लस 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 वाले आ रहे हैं ना, ये सारे आपके मेटल होंगे, धातुएं होगी, और जो माइनस वाले आएगी वह अधातुएं होगी। तो ये पहचान करने का एक तरीका है। मुझे यकीन है, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपने ये परमाणु के अभिक्रियाओं वाले ये केमिस्ट्री के जब सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे तो मैं विश्वास और पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि आप सभी कंपटीशन के जितने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बेझिझक आप सरल कर पाएंगे, ठीक है ना? तो अभी अपना एक और मैं आपको समझा देता हूं, परमाणु क्रमांक। आज मित्रों सारे कंसेप्ट जो है वो मैं बहुत ही फास्टली और इस तरीके से समझा रहा हूं जिस तरीके में आपके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो पहला है अपना परमाणु क्रमांक, जिसको मित्रों बोलते हैं एटॉमिक नंबर।
क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो मैं इसको डेफिनेशन यदि कहूं तो किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या मित्रों क्या है? यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ही आपका एटॉमिक नंबर माना जाएगा। जैसे कि मित्रों सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है? सोडियम का कितना आता है परमाणु क्रमांक? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 आता है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 आएगा तो हमें पता है इसको अपन यहाँ पर 11 लिखते हैं। जैसे मित्रों मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं मैं, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है मित्रों? 12 होगी। तो निसंदेह बिना सोचे और बिना समझे आप कह सकते हैं, आपको पता होगा कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी मित्रों। तो क्लियर है जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या है? प्रोटॉन है। विशेष बात अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि इस मैग्नीशियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या बदलाव हो सकता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी मित्रों, लेकिन न्यूट्रॉनों के बदलने से आपको एक कंसेप्ट तैयार होगा जिसको अपन बोलते हैं आइसोबार और आइसोटोप, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अपन समस्थानिक और संधारिक का टॉपिक आगे आएगा इसके बाद में। तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कोई भी परमाणु जिसके प्रोटॉनों की संख्या तो कभी नहीं बदलती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आने की वजह से इसका परमाणु जो ये द्रव्यमान होता है, परमाणु एटॉमिक मास होता है, उसके में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है या फिर घटोतरी होती है, वो केवल न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। क्लियर है? तो मित्रों आप सबको जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल जो होती है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि वो 12th का बच्चा है तो कम से कम 30-40 तक एटॉमिक नंबर उसे याद होने चाहिए, और यदि वो 9th और 10th का बच्चा है तो उसको कम से कम 30 तक जो एटॉमिक नंबर उसको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको दूसरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, वो है मित्रों परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मतलब होता है उसके अंदर का भाग। क्या होता है? भाग। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं मित्रों? परमाणु का द्रव्यमान। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो इसका परमाणु का द्रव्यमान होता है। और परमाणु के द्रव्यमान को अपन कहां लिखते हैं? इसे परमाणु के ऊपर वाले पार्ट्स के रूप में अपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया और ये आपका परमाणु का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो आज की कक्षा के अंदर आपने स्टार्ट से जो अपना रदरफोर्ड मॉडल था उसकी कमियों के बारे में पढ़ा आपने, फिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा आपने, परमाणु क्रमांकों के बारे में पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, संयोजकता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। और जो आपको मैं अगले कंसेप्ट के रूप में लेके जाऊंगा कल, वो आपका परमाणु द्रव्यमानों को कैसे लिखा जाता है, किसका कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, उसको कैसे मापा जाता है, ये सारे जो कंसेप्ट होंगे वो आपको अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो आप सभी जो भी अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उन सबको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी भी साइंस से परे ना हटे। आपके माइंड के अंदर ये कभी भी कंसेप्ट नहीं आना चाहिए, कभी ये विषय उभरना नहीं चाहिए कि सर मुझे तो ये विज्ञान और मैथ जो होती है वो सबसे टफनेस लगती है। मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपसे प्रोमाइज करता हूं कि आप इस कक्षाओं को रेगुलर लेते रहिए। अंतिम रूप में आप खुद अपने मुख से कहोगे कि सर ये साइंस और ये जो आपकी मैथ है ये बहुत ही सरल बन चुकी है। क्योंकि अक्सर ये बहुत से कॉम्पिटिटर से सुनने को मिलता है कि सर अभी जो ये एग्जाम्स हुई थी इस एग्जाम में साइंस और मैथ मुझे थोड़ी कमजोर थी, इस वजह से मैं इस एग्जाम्स के अंदर पीछे रह गया। तो ऐसे बंदे जो इस चीज को अपने माइंड में रखते हैं उन सबके मैं इस मैटर को क्लियर करवा दूंगा और हर टॉपिक को एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से लेता हुआ और उसको बिल्कुल बेस से समझाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी कॉम्पिटिटर तक अपने वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।